चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले है कार्बोकैटायन है और कार्बन आयन। तो कार्बोकैटायन दैट मीन्स ऐसा कार्बन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो कार्बोकैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा, इनहेंस करेगा। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच एंड प्लस आई। तीनों के तीनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी स्टेबिलिटी के? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच एंड प्लस आई, ये बोल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच एंड माइनस आई। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो इफेक्ट है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कार्ब एनायन के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम किसका केस देखेंगे? कार्ब एनायन का केस देखेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच एंड माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच एंड प्लस आई। तो सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन आयन में हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना चाहता है? डिस्पर्स करना चाहता है ना। तो डिस्पर्स करने वाले इफेक्ट कौन होते हैं? माइनस आर माइनस एच माइनस आई। और इसकी स्टेबिलिटी को कम करने वाले इफेक्ट कौन हो जाएंगे? प्लस आर प्लस एच एंड प्लस आई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपके नोट्स में है, पीडीएफ जो मैं दिया हूं आप लोगों को, प्रिंटेड आप लोग रखे हैं। जिनके पास नहीं ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे होंगे वो लोग नंबर में मैसेज करके पीडीएफ ले लेंगे भाई, है ना, मिल जाएगा आपको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। सारे मार्कर खराब हो गए थे। ये फिर ये हम लोग देख रहे हैं कि जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, एक तो ये sp हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है और ये sp3 हाइब्रिड है। सॉरी उल्टा हो गया हो जाता है। sp3 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है और sp हाइब्रिड है। मैं उल्टा शुरू कर लिया था, ठीक कोई नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? इस कार्बन में कम कम है, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो पॉजिटिव चार्ज बियर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या करेगा? कम रखेगा। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है क्या? नहीं चाहता। तो कौन रखना चाहेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम किसकी है? sp3 वाले की। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देख रहे हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। ये पॉजिटिव, फोर मेंबर रिंग, ये 3 मेंबर रिंग।
मैंने कल आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो स्मॉल रिंग की ज्यादा होती है, मतलब लार्जर रिंग की क्या होगी, कम, और कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एटम क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बियर कर सकता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, चलिए ये 2 एग्जांपल हो गए। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी रखता है। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखें। ये देखिए, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इसको एक जगह से प्लस आई मिल रहा है, इसको 2 जगह से मिल रहा है, और इसको 3 जगह से मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, 3 जगह से जिसको मिल रहा है ना भाई। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसको 3 जगह से मिल रहा है, और अच्छी बात है। ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला जो है, CT3, CD3 और CH3। ये अब इसमें हम लोग ये देखेंगे, टाइट्रियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में किसका प्लस आई ज्यादा है, सबसे ज्यादा टाइट्रियम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बोलते हैं उसमें हैवियर आइसोटोप है। तो ये हैवियर आइसोटोप है, तो इस पे इसका प्लस आई ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ऑर्डर क्या हो जाएगा, CT3, CD3, CH3। अब ये कार्बोकैटायन का पार्ट इंडक्टिव वाला एप्लीकेशन यहाँ पे होता है खत्म। अब क्या हम लोग देख लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अब क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन देखेंगे। तो सारे एग्जांपल जो हमने किए थे उसी को हम लोग रिपीट करेंगे यार। तो देखो भैया इधर, ये ज्यादा होगा, ऑर्डर लिखा है ना, ऑर्डर तो सही लिखा है ना, नहीं नहीं ठीक लिखा है मैम, इधर की ओर मुंह खुल रहा है मतलब ये बड़ा है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं ज्यादातर। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन आयन है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आएगा। ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है, और ये sp हाइब्रिड है। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, जिस कार्बन की या जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो एनायन को क्या करेगा, अच्छे से बियर कर पाएगा, है ना। तो एनायन को अच्छे से कौन बियर कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से बियर कर पाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, अब ये जो एसिटिलीन का एनायन है, फिर इथिलीन का, फिर इथेन का, तो ये ऑर्डर जस्ट कार्बोकैटायन वाले से उल्टा हो जाएगा। तो इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, और टेंडेंसी टू बेयर नेगेटिव चार्ज आल्सो इंक्रीजेस।
तो टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, मतलब स्टेबिलिटी भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल 5 मेंबर्ड रिंग में एनायन है, फिर 4 मेंबर्ड रिंग में एनायन है, फिर 3 मेंबर्ड रिंग में एनायन। यहां पे भी मैंने क्या क्या बोला है कि जो स्मॉलर रिंग होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो हम इधर से इधर मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने से इस पे नेगेटिव चार्ज बेयर करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो 3 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 4, फिर 5। कार्बोकेटाइन में यही ऑर्डर जस्ट क्या था, उल्टा था। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए भैया, इधर यहां पे कार्बेनाइन पे मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी ऐसा इफेक्ट जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, कम करे, वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ऐसा कोई इफेक्ट, ऐसा कोई ग्रुप जो इस पे इलेक्ट्रॉन और डाल दे, वो क्या करेगा, कम कर देगा। अब देखते हैं यहाँ पे एन आयन है, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला चाहिए। कोई भी चीज रहता है उसका अपोजिट आप लोग खोजेंगे। जैसे कार्बोकेटाइन है तो हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। अगर कार्बन आयन है तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला चाहिए, मतलब हमेशा हमको अपोजिट चाहिए रहता है। जैसे कि मौसम की बात है, ठंड का दिन रहता है तो हम धूप खोजते हैं, है ना भाई, हम सनलाइट में जाते हैं। और गर्मी का दिन रहता है तो हम लोग छांव खोजते हैं, पेड़ के नीचे जाते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं। तो हम जस्ट अपोजिट सर्च करते हैं अपना, जो ये मौसम चल रहा है उसका अपोजिट। तो ये पानी गिर रहा है तो हम लोग सूखा जगह खोजेंगे, और जब सूखा रहेगा तो पानी क्यों नहीं गिर रहा है खोजेंगे। तो ये हमारा नेचर है, वैसे ही सबका नेचर है, ये एटम्स का भी नेचर है, ये ग्रुप्स का भी वही नेचर है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये खोजेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन को कोई ले जाए। कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो खोजेगा कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे जाए। तो ये देना लेना चलते रहता है। तो यहाँ एक जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये इसको, ये 2 जगह से दे रहा है, और ये 3 जगह से दे रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन वैसे ही एक्सेस पड़ा है, 2 जगह से देगा तो वो लेगा क्या, नहीं, बोलेगा मेरे पास एक्सेस है, मत दे दू, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। ये और 3 जगह से दे रहा है नहीं। तो अपन को क्या चाहिए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाए। कार्बन आयन है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके हो गए, है ना। चौथा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं पिछले से रिलेटेड। चलिए चौथा एग्जाम्पल भी देखते हैं। CH3 माइनस, CD3 माइनस और CT3 माइनस। अब हम लोग देख रहे हैं जो प्लस आई इफेक्ट है हाइड्रोजन का वो कम है, सबसे कम। और हमको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखना है। क्या देखेंगे, ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन या तो ले जाए या तो कम मात्रा में डोनेट करे इलेक्ट्रॉन को। तो कौन है ऐसा जो कम मात्रा में डोनेट कर रहा है, H, फिर ड्यूटेरियम है, फिर टाइट्रियम। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ आया भाई। चलो मिटा दें। चलिए अब अगला एप्लीकेशन है। अगला एप्लीकेशन क्या है,
रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोग देखेंगे, नोट्स में आपके क्या लिखा है कि कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इसलिए वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल किस पर, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्या रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या कहने वाला हूं उसको देखो भैया पहले, चलिए इधर देखो, ये कार्बोनाइल का कार्बन है और कोई रिएजेंट होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और न्यूक्लियोफिलिक, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर शिफ्ट होने वाली है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ अटैक करेगा। देखिए कैसे दिखेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यहां पे बन गया और ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव पार्ट काउंटर आयन के फॉर्म में यहां पर जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। आपके नोट्स में पूरा बना हुआ है और बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे मैं एग्जांपल बताता हूं कि प्लस आई इफेक्ट का यहां पर एप्लीकेशन यहां पर क्या है, तो देखते हैं उसको। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटिल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। क्या है ये, एसीटोन। तो यहां पर इसको हाइड्रोजन प्लस आई देगा क्या, थोड़ा बहुत देगा, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। यहां एक कार्बन से, एक मिथाइल ग्रुप से प्लस आई, यहां पर दो मिथाइल ग्रुप से प्लस आई मिलेगा। अब ऐसा कोई चीज जो कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, कम कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, कम कर दे, वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। और ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पे बढ़ा दे, वो क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा। तो जैसे जैसे कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होते जाएगा भाई, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे कार्बोनाइल कार्बन पे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। हम ये बोल सकते हैं कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इससे जुड़ते जाएंगे, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ देखो इधर ऐसे देख लेते हैं मैडम अपन ना, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये कार्बन पे पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, अब है ना, डेफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे दे, इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना। जो इलेक्ट्रॉन ये रिएक्ट क्यों करना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इसलिए किसकी खोज में रहता है, न्यूक्लियोफाइल खोजता है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन का जो डेफिशिएंसी है वो एक ग्रुप से मिलेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का डिजायर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। दो ग्रुप से मिलेगा तो और कम हो जाएगी इसकी रिएक्टिविटी। तो हम बोलेंगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसे होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर एसीटोन। इलेक्ट्रॉन जो है CH3 से मिल रहा है। हाँ ठीक है,
चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। चलो, तो एल्किल हैलाइड में अपन देखते हैं ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये है 3 डिग्री। ठीक है, अब AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं। किससे? AgNO3। कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। यहां भी AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? AgX का PPT मिलेगा। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, AgX का क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा। और क्या मिलेगा? यहां पर हमको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। अब इसको मैं और अलग तरीके से बताऊंगा। यहां पर सिल्वर नाइट्रेट जब भी कभी रिएक्शन करता है तो किससे रिएक्शन करता है? आगे अपन हैलाइड एक्सेप्टर जब पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो ये देखेंगे कि हैलाइड एक्सेप्टर जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बने तभी के केस में हैलाइड को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? AgNO3 कौन से केस में रिएक्शन करेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है उस केस में रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से AgX रिएक्शन नहीं करता है ना? हाँ, आता है मैक्सिमम। तो ये AgNO3 किससे रिएक्ट नहीं करेगा? 1 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री से ये रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड का क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि X और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड टूटने से जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो हमेशा याद रखना, जो इंटरमीडिएट बनने जा रहा है, जो इंटरमीडिएट बनने जा रहा है रिएक्शन में, उसकी बनने के बाद स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री होगा। समझ गए क्या? आप लोगों ने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा होगा अल्कोहल के लिए। ल्यूकास टेस्ट पढ़े अल्कोहल के लिए? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड लिया जाता है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल में डालें तो तुरंत ही टर्बिडिटी आता है, मतलब तुरंत ही सॉल्यूशन क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। टर्बिडिटी मतलब गंदलापन। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। OH उसका जो ग्रुप है वो तुरंत बाहर निकल जाता है। वहां पे रिएक्शन डिहाइड्रेशन टाइप का होता है। OH ग्रुप H2O के फॉर्म में बाहर निकलता है प्रोटोनेशन होके। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो इसी टाइप का केस होता है। एल्किल हैलाइड नहीं होता है, वहां पर एल्किल हैलाइड बनता है। और एल्किल हैलाइड वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इस कारण से वहां पर क्या आता है? टर्बिडिटी आता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। अब देखते हैं अगला एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अब डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड हम तोड़ने वाले हैं एल्कोहल का, है ना? तो अपन देख लेते हैं भैया थोड़ा सा। 2 टाइप का है एल्कोहल। तो ये मान लो CHH, एक मिनट रुकिएगा।
तो ये एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है। डाउट है क्या आप लोगों को? देखिए तो ये एस्टर है, एस्टर का क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। अब ये क्या बन गया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है जो इस कार्बोनाइल कार्बन की वो बढ़ गई। कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी तो ये एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, यहाँ अटैक किया। अब देखो जब ऑक्सीजन थर्ड बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये H एसिडिक हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ये H यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब ये क्या बन गया, एक लिविंग ग्रुप बन गया। अब लिविंग ग्रुप बना तो यहाँ पर क्या होगा भैया, देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। वापस से वही कंडीशन बन गया जो ये था, OH की जगह अब क्या आ गया है, OR आ गया है ना। अब ये H प्लस जो दिया था एसिड ने वो वापस मांग लेगा, जो दिया था एसिड ने वो क्या कर लेगा, वापस मांग लेगा, हमको एस्टर मिल जाएगा और वापस से H2SO4 जनरेट हो जाएगा। मिटा दें, समझ आया ना? ऐसे मैकेनिज्म समझ लोगे ना बाद में भी। चलिए भाई चलिए देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। चलिए भैया क्या क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन आते हैं, एनहाइड्राइड आता है, एस्टर आता है, एसिड हैलाइड आता है और अमाइड आता है ना। तो यहां पर एक मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है, देखो तो ध्यान से, ये RCOZ कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और सबसे पहले ये यहां जाके ये इधर शिफ्ट होगा। इस कंडीशन में RCO माइनस और ये Z और ये न्यूक्लियोफाइल। अभी ये कार्बन क्या था, sp2 हाइब्रिड था, अभी ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड है। मतलब कहां से कहां कन्वर्जन हो रहा है इसका, sp2 से sp3, sp2 से sp3। और ये स्टेप कैसा स्टेप है, एडिशन स्टेप है। कैसा स्टेप है भैया, एडिशन। इस स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब देखना ये इंटरमीडिएट जो बना है ना वो कैसा है, sp3 हाइब्रिड है। तो क्या है भैया, ये टेट्राहेड्रल है। अब एलिमिनेशन स्टेप होगा, तो एलिमिनेशन स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा और इस ग्रुप को, जो जेड वाला जो ग्रुप है, ये क्या हो सकता है, या तो हाइलाइड हो सकता है, ये OR हो सकता है, OCOR हो सकता है, या NR2 हो सकता है। ये ग्रुप क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। वापस से अब ये जो कार्बन है वो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड हो गया। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम लोग SN2AE मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, SN2AE मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, SN2AE मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्या बोला मैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर एडिशन देन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। समझ आया? चलिए
चलिए भाई आगे चलते हैं। अब रिलेटिव रिएक्टिविटी देखते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहाँ पर प्लस आर का थोड़ा यूज आएगा जी, और प्लस आर बताया भी ना, मैं रिएक्टिविटी नहीं बता सकता, तो प्लस आर समझिएगा, है ना, इसी में बता रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। थोड़ा सा इंक पिला देता हूँ इसको मैं। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या ऑनलाइन? आवाज आ रही है? चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले लिखा है आपका अमाइड। क्या लिखा है? अमाइड। फिर लिखा है एस्टर। क्या लिखा है? एस्टर। देन लिखा है आपका एनहाइड्राइड। क्या लिखा है? एनहाइड्राइड। फिर सबसे लास्ट में लिखा होगा आपका एक्स हैलाइड। तो ये क्या है? अमाइड है, ये एस्टर है, ये एनहाइड्राइड है, और ये एसिड हैलाइड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। भैया देखो इधर, आप लोगों के नोट्स में आर जो लिखा है वो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, और लास्ट में माइनस आई लिखा गया होगा, है ना? ऐसा लिखा है क्या? तो आर बड़ा मतलब ज्यादा, तो आर बड़ा लिखा है मतलब वो ज्यादा लिखा है। वो लिखने वाला का गलती से बड़ा आर नहीं लिखा है। वो क्या लिख रहा है कि प्लस आर मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता ज्यादा रखता है। तो ये क्या करेगा जी, यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देगा, ये भैया यहां हो जाएगा। तो इसका क्या कर रहा है? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ये कम कर दे रहा है। हम लोग पढ़ेंगे ना साइट ऑफ प्रोटोनेशन, तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन में अमाइड में साइट ऑफ प्रोटोनेशन नाइट्रोजन ना होके क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसलिए अमाइड हमेशा अमीन से कम बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? अमाइड हमेशा अमीन से कम बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइट ऑफ प्रोटोनेशन ऑक्सीजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन में, और आपको कभी इंटरव्यू में भी पूछते हैं अमाइड का बेसिक नेचर कम क्यों है? उसके पास तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है लोन पेयर के साथ, और ऑक्सीजन भी लोन पेयर के साथ है ना? तो अमाइड का जो बेसिक नेचर है या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अमीन से कम क्यों होती है? तो इसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किससे? नाइट्रोजन से। और क्योंकि अमाइड में क्या हो रहा है? रिजोनेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बढ़ जा रही है ऑक्सीजन पे। तो बाय डिफॉल्ट इसका ऑक्सीजन क्या हो जाता है? प्रोटॉन प्रोटोनेशन का साइट बन जाता है। अब ये नाइट्रोजन का ज्यादा प्लस आर है यार, उसके बाद ऑक्सीजन का। अब यहां देखेंगे आप लोग, जब भी कभी दो लोन पेयर होता है ना, तो एक लोन पेयर क्या रहता है? लोकेलाइज रहता है, और एक डीलोकेलाइज। अब देखो भैया, मान लो इस कार्बोनाइल कार्बन की रिएक्टिविटी को मैं देखना चाह रहा हूं, तो ये क्या करेगा? ये इधर जाएगा, और कुछ समय बाद ये वाला कार्बोनाइल भी इसको बुलाएगा आ जा करके। तो इसकी रिएक्टिविटी को ये कम करना चाहेगा, तो ये वाला भी बुला लेगा कई बार। तो इसका रिएक्टिविटी इससे क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा हो जाएगा। जो पूरी डेंसिटी इसको मिल रही थी इस कार्बोनाइल कार्बन को, अब वो नहीं मिलने वाली, वो डिस्पर्स हो जाएगा, उधर भी जाएगा थोड़ी देर के लिए। 50% टाइम में इधर रहेगा, तो 50% टाइम में उधर भी तो जाएगा। अब देखो
ये इसका क्या लगेगा भैया, -I। क्या लगेगा, -I। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोनाइल कार्बन पे क्या करेगा, और कम कर देगा, मतलब रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर पूछा जा सकता है कि एसिड डेरिवेटिव्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, तो बोलेंगे आप एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव, एसिड हैलाइड, और सबसे कम अमाइड। ठीक है ना, समझ गए क्या। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं, चलिए। Arrange the following in decreasing order of their reactivity to SN to AE mechanism, ऐसा दिया हुआ है ना। तो पहला क्या दिया हुआ है, एसिड हैलाइड को दिया हुआ है, देखो ऐसा दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, CO F। अब F के जगह एक बार Cr, एक बार Br, एक बार I। तो ये पहला कंपाउंड हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। -I का ऑर्डर क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उतना ही -I। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कार्बोनाइल कार्बन पे कम कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, तो रिएक्टिविटी भी उसका ज्यादा हो जाएगा यार। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा फिर, फ्लोरीन वाले का, फिर क्लोरीन वाले का, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन वाले का हो जाएगा। समझ गए क्या, समझे कि नहीं समझे भाई। चलिए अगला, अगला देखें। ये देखो, ये क्लोरीन का क्या लग रहा है, दोनों क्लोरीन का -I, और इसका क्या लग रहा है, +R, और इसका भी क्या लगेगा, +R। इसका क्या लगेगा, +R, और इसका क्या लगेगा, -I। रिएक्टिविटी को कौन बढ़ाता है, कौन सा इफेक्ट, -I ना। रिएक्टिविटी को कौन बढ़ाता है, -I। -I ज्यादा किसमें, पहले में। तो पहले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद -I है क्या किसी में, तीसरे में है यार, तो तीसरा ज्यादा रिएक्टिव, फिर सबसे कम दूसरा। तो फर्स्ट, थर्ड, देन सेकेंड होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। एक और एग्जांपल आपके कॉपी में दिया हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूं, जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो ग्रुप में जो मैसेज है उसमें आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखिए, इसको यहां से क्या मिलेगा, +I मानते हैं अभी फिलहाल, है ना, मतलब +I मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जा रहा है। अब यहां से क्या मिलेगा इसको भैया, रेजोनेंस है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, पहले वाले की ना, क्योंकि दूसरे वाले में तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के जा रहा है, उसके पास डायरेक्ट बॉन्ड ही शिफ्ट हो रहा है, तो पहले वाले की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
ये प्लस आर पढ़ोगे ना, मतलब रेजोनेंस पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये 3 कंपाउंड हैं यार, ये 3 कंपाउंड है। चलो इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको। उसमें सिर्फ एरो दिख रहा होगा तो अच्छे से नहीं आ रहा होगा ना समझ आपको, एरो एरो बस दिख रहा है। चलो अब समझाता हूं, देखना ध्यान से, इधर देखो। इसको प्योर इसका क्या मिलेगा, प्लस आर मिलेगा। अब यहाँ पे इस लोन पेयर को ये, इस कार्बोनाइल कार्बन को ये डीएक्टिवेट करने के लिए आएगा, लेकिन इस रिंग की तरफ भी वो जा सकता है। रिंग की तरफ क्या कर सकता है, वो जा सकता है। मतलब प्लस आर इधर देगा भी और इधर भी देगा, इधर देगा, दोनों तरफ देगा। ये प्लस आर इधर भी देगा और इधर भी देगा, है ना। अब क्या करेगा, इधर देखो, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, मतलब ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन देखो ना उधर क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो इधर क्या है जी, ड्राइविंग फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा किससे, माइनस आर से, और ये क्या है, प्लस आर। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। वो देना चाह रहा है और वो लेना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की ओर शिफ्ट होगी, उधर की ओर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, थर्ड वाला। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, थर्ड वाला। फिर कौन हो जाएगा, सेकेंड वाला। फिर कौन हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनाइल कार्बन को ही मिल रही है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमने नहीं जा रहा है भाई, कहीं पे डिस्पर्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी सबसे कम। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ओर नाच रहा है, इधर भी आएगा उधर भी जाएगा, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स है, प्लस आर है तो उधर माइनस आर वाला ग्रुप है, उधर जाएगा। अब मेरे से ये नहीं पूछ रहे हो आप लोग, सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कार्बोनाइल कार्बन भी तो माइनस आर देता है, ये इधर क्यों नहीं जा रहा है। तो ये इधर के लिए सुविधा है ना यार, क्या सुविधा है, ये है ना, जरूरत पड़ेगा तो इधर से मांग लेगा। सभी सभी कंडीशन में वो सुविधा तो पहले से है, इसलिए ये जो कंडीशन जो मैं बनाया हूं उसको मैं इग्नोर करता हूं। यहाँ पे भी वो सुविधा है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ड्राइविंग फोर्स से इधर जा रहा है। ठीक है, समझ आया सबको। चलिए रिजोनेंस करके ही जाएगा। रिजोनेंस पढ़ेंगे तो और कर लेंगे ना उसको अच्छे से। अभी अब आ गया है ना कॉपी में, तो मैं इसको बिना बताए स्किप करके निकलो तो आपका माइंड फिर क्या करेगा, डाइवर्ट होगा। अरे यार सर इसको छुड़वा दिए हैं यार, और समझ नहीं आ रहा है, एरो एरो बस लगा है, क्या क्या दिख रहा है ना। अब आ गया ना समझ, आ गया ना समझ बिल्कुल। चलिए आ गया तो आगे चलते हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं। पांचवा जो सवाल है, पांचवा जो सवाल है वो क्या बोल रहा है, एक दो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइट वाला ग्रुप दे दिया है। इधर देखो देखो देखो, देखो भैया इधर, इधर देख लो। अब हमको एक इक्विवेलेंट बस क्या दिया है, न्यूक्लियोफाइल दिया है। मतलब न्यूक्लियोफाइल कोई एक जगह बस आ सकता है,
एक्सेस में देगा तो दोनों जगह जुड़ेगा। अब हम देखना है दोनों कार्बोनाइल कार्बन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो इस कार्बोनाइल कार्बन को इधर लोन पेयर मिलेगा प्लस आर, और इधर से भी प्लस आर मिलेगा, और इधर को इधर से क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड, और इधर से क्या मिलेगा, इसको प्लस आर मिलेगा। अब देखना ये जो पाई बॉन्ड मिल रहा है और प्लस आर मिल रहा है, और इसको क्या मिल रहा है, दो जगह से डायरेक्ट प्लस आर, तो ये जो प्लस आर है लोन पेयर बहुत आसानी से आ जाएगा इसके पास, इसको खींचने वाला कोई नहीं है यहाँ पे जो, और ये जो मिल रहा है ये वाला दोनों के लिए क्या है भाई, बराबर है। अगर इधर भी जाएगा तो इधर भी आएगा, तो हम इस फैक्टर को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ना। ये क्योंकि ये फैक्टर दोनों तरफ लागू हो रहा है यार, ये इसको भी दे रहा है उसको भी दे रहा है, कितना दे रहा है, बराबर 50-50%। तो हमारा जो फैक्टर ऑफ सिलेक्शन होगा, या हम किस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो क्या होगा, ये प्लस आर और ये प्लस आर। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोन पेयर है और ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर ज्यादा आसानी से ट्रांसफर होता है, क्यों, क्योंकि वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है वो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, दो एटम के बीच लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई बॉन्ड को शिफ्ट होने में टाइम लगता है एज कंपेयर टू लोन पेयर। समझ में आया बात, आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा लेट में ट्रांसफर होगा, तो लेट में ट्रांसफर होगा तो भैया ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, ये लिविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल कौन से मैकेनिज्म से जुड़ेगा, SN2AE मैकेनिज्म से यहां जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल SN2AE मैकेनिज्म से यहां जुड़ जाएगा, SN2AE मैकेनिज्म से यहां जुड़ जाएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, रिएक्टिविटी ऑफ सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। चलो देख लो, तो सल्फोनिक एसिड क्या होता है, आप लोगों ने ऐसा कंपाउंड देखा होगा RSO3H, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है। इसी सल्फोनिक एसिड के OH ग्रुप से को इसके जगह कुछ ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे कि हाइड्रोजन लगा दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिल हैलाइड हो जाएगा। जैसे इसको RSO2X बोले तो क्या हो जाएगा, ये सल्फोनिल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फोनिल हैलाइड। ऐसे ही हम इसको ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, सल्फोनिल एस्टर है। ये क्या है, सल्फोनिल एस्टर है ना। ऐसे ही आप लोगों ने BSc में पहले कभी पढ़ा होगा, सल्फोनामाइड पढ़े हो, है ना। सल्फोनामाइड क्या होते हैं भाई, ये ड्रग्स होते हैं, सल्फोनामाइड ड्रग्स, दवाई। अब इनका यूज क्या हो गया है, कम हो गया है ड्यू टू बैड ऑर्डर। इसका जो सुगंध जो होता है ना, इसका ऑर्डर जो स्मेल होता है वो खराब होता है सल्फर का, इसलिए इसका जो यूज है आजकल नहीं होता है। सल्फोनामाइड जो ड्रग्स हैं, सल्फा ड्रग्स, सल्फा औषधियां। तो यहाँ पे भी जैसे कार्बोनाइल कार्बन में रिएक्शन होता था ना, वैसे ही यहाँ पे भी रिएक्शन होता है। ये कोई जेड ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल आता है और ये ऊपर जाता है,
वापस से नीचे आके इसको भगा देता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है यहाँ पे भी? SN2AE मैकेनिज्म। तो R ये और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये SN2AE मैकेनिज्म यहाँ पे भी परफॉर्म होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। चलिए अब इसमें ये जो ग्रुप लगा है, इससे न्यूक्लियोफाइल जब आएगा ना, अभी ये कार्बन कैसा हाइब्रिड है गिनो, देखो गिनना सिखाता हूं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे मैं बोलता हूं उसको। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। पाई बॉन्ड को मत गिनना भैया। तो आप पाई बॉन्ड को कैसे गिनते हो सर, मेरे पूछोगे क्या है? अगर ये 2 एटम देखूंगा, 2 एटम के बीच अगर एक ही बॉन्ड बना है तो वो सिग्मा है, 2 बॉन्ड बना है मतलब एक को बस गिनूंगा, एक सिग्मा होगा दूसरा पाई। तो कितना सिग्मा है? 1 2 3 और 4। 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिड और टेट्राहेड्रल। अब ये जब जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसलोकेट होगा, ये इधर, और ये लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो कितना सिग्मा? 5। क्या हो गया? अब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। एडिशन स्टेप में क्या हो गया? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये RDS होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और ये स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप? एडिशन स्टेप स्लो होता है। एलिमिनेशन स्टेप होगा ना, वो क्या होता है भैया? फास्ट होता है। और देखो ना वापस से क्या बन जाएगा, ये और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है? चलिए अब देखते हैं क्या? एसाइलेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन अपन देखते हैं। देखिए इधर ध्यान से क्या होता है। ये क्या है? एसिड क्लोराइड है, और ये है एल्कोहल। ये क्या होगा देखना, इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा बॉन्ड। तो ये CH3, ये CO माइनस, और ये Cl, और ये ORH, ये प्लस, ये वापस आएगा, क्लोरीन को बाहर कर देगा। ये CH3, ये CO, और ये OR और H प्लस। इसके साथ साथ हम लोग क्या लेते हैं? पिरिडीन लेते हैं। क्या है? माइल्ड बेस है। ये पिरिडीन बेस को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये ROCO CH3 ग्रुप जुड़ता है। तो ये जो CO CH3 ग्रुप है ना, यही क्या है? ये एसी है। यही क्या है? एसाइल ग्रुप है। तो एसाइल ग्रुप का अल्कोहल में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? असाइलेशन कहलाता है। लिख लीजिए भाई, असाइल ग्रुप का ऑक्सीजन से जुड़ जाना अल्कोहल के एसाइलेशन कहलाता है। समझ आया? एसिड क्लोराइड है वो पहले साइड क्रिएट करता है, तो उसके बाद जो
हाँ हाँ हाँ। हम्म, मतलब दोनों की रिएक्टिविटी ऐसा है कि यार एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है ना, उसका ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो एज न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। डालते ही रिएक्शन चालू, डालते ही रिएक्शन चालू हो जाता है। चलिए भैया आगे चलें। बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दिए हुए हैं। जैसे कि ये है, आपको देगा CH3 COCl के साथ pyridine। अब आपको O हटा के क्या जोड़ देना है? O हटा के क्या जोड़ोगे? CO CH3। अब मैकेनिज्म सीख गए ना यार। ऐसे ही आपको NH2 देगा। क्या देगा? कोई कोई ग्रुप है, NH2 देगा। इसमें से क्या हटाओगे? एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दोगे? COCH3 जोड़ दोगे, है ना? COCH3। क्या बोलते हैं इसी को? एसिटामाइड। एसिट और अमाइड जी, एसिटामाइड। एसिटिलाइड तब बोलेंगे जब वो एनिलीन से बनेगा ना। मैं आर लिखा हूं तो क्या बोलेंगे इसको? एसिटामाइड बोलेंगे ना। एसिटिनिलाइड आपके में लिखा होगा क्योंकि वो बेंजीन रिंग वाला है ना, तो एनिलीन से बना है तो एनिलाइड हो जाएगा यार। ठीक, चलिए। अब जो आपको एसाइलेशन के लिए जो रिएजेंट है वो एसाइल क्लोराइड ना दे के क्या हो जाता है, कई बार एनहाइड्राइड भी देता है। चलो दिखाऊं उसको, एनहाइड्राइड का मैकेनिज्म थोड़ा बता दूं, बताऊं आप लोगों को? चलो देखो इधर। अब एसिड क्लोराइड को वो ना ऐसे भी लिख सकता है भाई, ACCl। वो एसिच लिखेगा, वो ACCl, और आपको समझना है वो ACCl क्या है। हाँ, एब्रीविएशन है ना। तो एब्रीविएशन आपको आने चाहिए, अभी तो दो चार ही पढ़े हो, कम से कम 100 200 500 एब्रीविएशन आपको आने चाहिए। चलिए भैया, अब एनहाइड्राइड। ACCl मतलब ये ACCl लिख दिया ना, मतलब एसाइल ग्रुप क्या है? ये AC ग्रुप है, ये Cl है। ऐसे ही क्या लिखता है आपको? AC2O। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। ये क्या है भैया? एसिड एनहाइड्राइड है ना? चलो, तो एसिड एनहाइड्राइड का अपन बताते हैं आपको मैकेनिज्म। ये है एनहाइड्राइड। अब दोनों तरफ का जो रिएक्टिव साइट है वो बराबर है भैया। यहाँ पे जाएगा ये बॉन्ड, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ऊपर चले जाएगा तो ये CH3 CO माइनस CH3ORH प्लस, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा वापस। अब ये क्या बन गया? एक लीविंग ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ये लीविंग ग्रुप। अब क्या मिलेगा मेरे को? CH3 OR प्लस ये H। इस H को कौन ले लेगा? बेस पिरिडीन। क्या हो गया? ये ROCOCH, और ये जो एसिटेट ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा ऐसे। ये है एनहाइड्राइड का मैकेनिज्म।
बना रहे हैं क्या? बनाइए। चलिए भाई आगे चले। एक ही रिंग में जब NH2 हो जाए और OH हो जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी कम है? नाइट्रोजन की। न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2 की क्या होती है भाई? ज्यादा होती है। NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? ज्यादा। प्लस पिरिडीन लेंगे एक इक्विवेलेंट, तो रिएक्शन क्या करेगा? ये करेगा यार, और हमको क्या मिलेगा? NHCO CH3 मिलेगा। अगर हम लोग क्या लेंगे, क्या लिया है वो दूसरे केस में? पहले NaOH लिया है, फिर ये कंडीशन लिया, तो कौन रिएक्ट रिएक्ट करेगा? इसको भी एक इक्विवेलेंट लेंगे, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो OH की एसिडिटी है वो NH से ज्यादा है। OH की एसिडिटी क्या है? NH से ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा है ना जी OH का। OH का बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा है, इसलिए O से जुड़ा हुआ H क्या होता है? एसिडिक होता है ना। O से जुड़ा हुआ H N से जुड़ा हुआ H से ज्यादा एसिडिक होता है, और हम क्या यूज कर रहे हैं? बेस यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे रिएक्शन OH ग्रुप पे होगा। क्या होगा? OH ग्रुप पे होगा। अब देखो, बेंजाइलेशन, तो बेंजाइलेशन क्या हो जाएगा? C6H5COCl। मैंने क्या चेंज कर दिया? CH3 जो लगा था ना उसको चेंज कर दिया, तो ROH में ये H की जगह क्या जोड़ देना? ये ग्रुप जोड़ देना। कैसे जोड़ेंगे देखो, ROCOC6H5, ये क्या हो गया भैया? बेंजाइलेशन। क्या हो जाएगा? बेंजाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ रहा था यार, तो बेंजाइलेशन में बेंजॉइल ग्रुप जुड़ जाएगा। कौन सा ग्रुप? बेंजॉइल ग्रुप। ओ रहेगा यहाँ पे, बेंजॉइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो बेंजाइलेशन के एग्जांपल दिए हुए हैं नीचे, देख लीजिए। फिर है टोसाइलेशन। टोसाइलेशन जानते हो? टोसाइलेशन जानते हो? ये जानते हो ये क्या है? ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, देखने का नेट वेट के क्वेश्चन। TSOH क्या है? ये टोसाइलिक एसिड है। या आपको इसी को क्या देगा भैया? PTSA। क्या है ये? PTSA। PTSA मतलब पीटी उषा। PTSA देखो भैया, ये होता है यार ऐसे, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है ये। क्या है ये? PTSA है या TSOH, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो इतना ग्रुप है ना, ये पूरा, इसको बोलते हैं ये TS है, और ये OH है यार, है ना। TSOH टोसाइलिक एसिड है। अब इसी के जगह OH की जगह मैं क्या लगा दूं? क्लोराइड लगा दूं। क्या लगा दूं? क्लोराइड लगा दूं, तो क्या बन गया ये? TSCl। TSCl बन गया। तो आगे जब ये एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो ये जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा और H बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? ROTS। ये क्या हो गया आपका? टोसाइलेशन। क्या हो जाएगा ये? टोसाइलेशन रिएक्शन। टोसाइलेशन हो जाएगा ये। ऐसे ही टोसाइलेशन आप कोई भी जगह पे कर लोगे ना आप। ब्रोसाइलेशन बता देता हूं, नहीं दिख रहा हो। ब्रोसाइलेशन,
तो ब्रोसाइलेशन, तो ब्रोसाइलेशन में क्या बताना पड़ेगा मेरे को, BSCl क्या है बताना पड़ेगा। तो ये ब्रोमीन रहता है, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, और ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड भी हो सकता है। अब क्या होगा, ROH आएगा, तो ROH का ये Cl और OH को हटा देंगे, और एल्कोहल के O के जगह क्या लगा देंगे, BS ग्रुप। ये जो Cl के अलावा ये जो ग्रुप है ना, ये BS ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोसाइलेशन कहलाएगा। चलो लिखो तो। ये ब्रोसाइलेशन हो गया भैया, मिक्सचर है। ये टोसाइलेशन हो गया, ब्रोसाइलेशन हो गया। अब देखेंगे मेसाइलेशन, देखेंगे क्या देख लेते हैं, मेसाइलेशन देखते हैं। तो ये मेसाइलेशन में क्या होता है, ये मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड या हैलाइड, तो इसको बोलते हैं MsCl। तो ये ग्रुप क्या है, MS है। ये ROH के साथ रिएक्शन होगा, तो ये H हट जाएगा और MS आ जाएगा, ROMS। अब समझ आ गया ना, ब्रोसाइलेशन BS क्या है, मेसाइलेशन MS क्या है, टोसाइलेशन TS क्या है। हाँ, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये हो गया मेसाइलेशन। अब देखेंगे ट्रिफ्लेशन। क्या देखेंगे, ट्रिफ्लेशन। तो ये ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा बस, और कुछ अंतर नहीं होगा। तो ये ROTF, ये जो ग्रुप है इतना क्लोरीन को छोड़ के या हैलाइड को छोड़ के क्या है वो, ट्रिफ्लेट जो ग्रुप है, क्या है ये, ट्रिफ्लेट ग्रुप है। तो ये ट्रिफ्लेशन हो जाएगा, ट्रिफ्लेट क्लोराइड है ये, TFCl, TFCl। बेस कौन कौन बेस यूज, ज्यादातर पिरिडीन यूज होता है, ज्यादातर पिरिडीन, माइल्ड बेस। माइल्ड मतलब मध्यम। चलो मिटाऊं, चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक रिएक्शन है जो कराने लायक है। आप एक इक्विवेलेंट बस दे रहे हैं, क्या, टोसाइल क्लोराइड विथ पिरिडीन। रिएक्शन कहां होगा, ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है, अरे कौन सा डिग्री एल्कोहल है ये, 1 डिग्री है ना, और ये कौन सा डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है यार,
अरे सेकेंडरी बताओ, सेकेंडरी कौन सा? 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? 3 डिग्री है ना। अरे भैया देखो ना यार, ये एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है और तीसरा एल्किल ग्रुप है, तो 3 डिग्री हो गया ना। कॉपी में 2 डिग्री लिखा होगा, उसको चेंज कर लेना भैया, वो 3 डिग्री है यार। 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं ना, 1 है, 2 है, 3 है, काहे का 2 डिग्री, वो 3 डिग्री धोखे से लिखा गया होगा। अब हम लोग देखते हैं OH बॉन्ड ही टूटता है ना टोसाइलेशन इसमें, तो OH बॉन्ड टूटने का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कौन से जगह पर टोसाइलेशन होगा? 1 डिग्री पे। हाँ भैया, अब ऑर्गेनिक का रिएक्शन आपको बनाने आना चाहिए। तो इस पे टोसाइलेशन होगा और ये ग्रुप रिमेन्स सेम। समझ आया क्या? चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई।